दोस्तों, कभी हम सोचते थे कि रहस्य सिर्फ कहानियों में होते हैं, कि हत्या, धोखा और साजिश ये सब कल्पना है। हम किताबें पढ़ते थे, सिनेमा में देखते थे और फिर खुद को समझाते थे ये सिर्फ एक कहानी है, असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। लेकिन सच्चाई कहानियों से कहीं ज़्यादा अंधेरी है। दुनिया में ऐसे अपराध हुए हैं, ऐसे लोग रहे हैं और ऐसी रातें गुजरी हैं जिन्हें समझाना आसान नहीं और बोलना नामुमकिन। नमस्ते, मैं हूँ सियोना और अब से यहाँ हम उन सच्चे अपराधों की गहराई में उतरेंगे जो सुनने में अविश्वसनीय लगती है, पर वो हुई है बिल्कुल वास्तविक जीवन में। हर कहानी असली है, हर किरदार असली है और हर रहस्य अपने भीतर एक सिरन लिए हुए। तो अगर आप तैयार हैं इस सफ़र पर मेरे साथ चलने के लिए, जहाँ सन्नाटा भी आवाज़ करता है और सच्चाई अक्सर डराती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी जब भी आए आप उसे सबसे पहले सुन सकें। ये एक सच्ची कहानी है। अध्याय पहला। सॉमरसेट का शांत सा शहर। सन 1922 की एक ठंडी सी शाम थी। सॉमरसेट, न्यू जर्सी उस समय वैसा शहर था जहाँ जीवन धीमी चाल से बहता था। पेड़ ऊंचे, सड़कें संकरी और हर घर के सामने एक एक सफ़ेद लकड़ी की बाड़। यहाँ की हवा में एक शांत ठहराव था, जैसे समय खुद भी कुछ देर आराम कर रहा हो। शहर छोटा था, लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, आदतों से पहचानते थे। कौन सुबह क्या खाता है, कौन चर्च में किस प्यू पर बैठता है, कौन किससे मुस्कुराकर बोलता है और किससे दूरी बनाए रखता है, इन सब का हिसाब यहाँ की हवा में ही लिखा था। सॉमरसेट में रैरिटन नदी के किनारे एक पुरानी सी चर्च थी, सेंट जॉन्स एपिस्कोपल चर्च। उसे देखने पर लगता था जैसे वो कोई प्यारी पुरानी कहानी सुना देगी। उसकी घंटी सुबह और शाम दोनों समय गूंजती और पूरी बस्ती कुछ पल के लिए रुककर सांस लेती। इसी चर्च से जुड़ा था एक व्यक्ति, रेवरेंड एडवर्ड व्हीलर हॉल। एडवर्ड हॉल उम्र में 40 के आसपास, चेहरा गोल, नाक उभरी हुई, आंखों में कोमलता। जब वो बोलते उनकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। लोग कहते रेवरेंड साहब की आवाज़ में दवाई है। वे कोट और साफ इस्त्री की हुई कमीज़ पहनते, टाई की गांठ एकदम सटी हुई। एडवर्ड का स्वभाव शांत, धैर्यवान और विनम्र था। लोग उन्हें पसंद करते थे, पर पसंद करने की वजह सरल थी। उन्होंने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला, कभी किसी को उसकी गलतियों का एहसास खुले में नहीं कराया और सबसे बढ़कर वे ध्यान से सुनते थे। लेकिन ध्यान से सुनना कभी कभी एक खतरनाक ताकत होती है। एडवर्ड के घर में जीवन उतना शांत नहीं था। उनकी पत्नी फ्रांसिस हॉल एक ऊंचे परिवार की महिला थी। उनके बड़े घर की चमक, उनके मोतियों के हार की सफ़ेदी और उनके चाल में ठहराव सब बताता था कि वो साधारण परिवार से नहीं थी। फ्रांसिस कठोर नहीं थी, पर उनकी आंखों में एक कड़ी सी दूरी थी। उनका दिल पत्थर का नहीं था, बस वो महसूस करना भूल चुकी थी। एडवर्ड और फ्रांसिस एक दूसरे के सम्मानित साथी थे, लेकिन प्यार कहीं पीछे, बहुत पीछे रह गया था। एक बंद कमरे में, एक बंद दराज में, जिसकी चाबी शायद दोनों में से किसी ने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। और फिर आई एलेनर मील्स, चर्च की कॉर में गाने वाली महिला। आवाज़ ऐसी जैसे सुबह के पेड़ों पर बैठी किसी चिड़िया ने अभी अभी दुनिया को नमस्ते कहा हो। उसकी उम्र थी लगभग 34 साल की। चेहरा साधारण, पर आंखों में सपना, एक ऐसा सपना जो उसके साधारण जीवन में चमक लाता था। एलेनर का पति था जेम्स मील, एक फैक्ट्री में काम करता था, खामोश, थका हुआ और रोज़मर्रा की रोटी रोज़ी की चिंता में धंसा हुआ। एलेनर के पास ज़िंदगी में सब कुछ था, पर दिल में कुछ कमी थी। वो कमी शब्दों में नहीं थी, भावना में थी। अध्याय दूसरा। सितंबर का महीना था। सुबह की हवा में ठंडक आ चुकी थी और पेड़ों के पत्ते सुनहरे रंग में बदलने लगे थे। सॉमरसेट का मौसम बदल रहा था, लेकिन शहर का रूटीन अब भी वैसा ही था। एलेनर मील्स उस सुबह चर्च आई
तो उसने नई टोपी पहनी हुई थी, हल्के ग्रे रंग की। किनारे पर एक छोटा सा गुलाब लगा था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान थी। रात ठीक से सो नहीं पाई थी शायद। रेवरेंड एडवर्ड हॉल पहले से वहाँ थे, चर्च के छोटे से ऑफिस में। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला और एलेनर को देखा तो कुछ क्षणों के लिए दोनों बस चुप रहे। ना कोई गुड मॉर्निंग, ना कोई औपचारिकता। एडवर्ड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम आज जल्दी आ गई एलेनर। एलेनर ने जवाब दिया, नींद नहीं आ रही थी, सोचा चर्च आ जाओ। एडवर्ड ने सिर हिलाया, यहाँ शांति है, कभी कभी बस यही चाहिए। वो दोनों बेंचों के बीच से चलते हुए कॉयर के हिस्से तक पहुँचे। चर्च के रंगीन शीशे से आती धूप ने उनके चेहरों पर नीली, लाल और सुनहरी लकीरें बना दी थी। कुछ देर के लिए बस खामोशी रही। एलेनर ने धीरे से पूछा, फ्रांसिस कैसी है? एडवर्ड ने एक लंबी सांस ली। वो ठीक है, अपने काम में व्यस्त रहती है, बस हमारे बीच बात अब बहुत कम होती है। एलेनर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस नीचे देखा और अपनी टोपी की रिबन ठीक करने लगी। एडवर्ड ने उसकी तरफ देखा। वो और कुछ कह सकते थे, लेकिन चर्च के दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ हुई। दोनों चौंक गए। एडवर्ड तुरंत पीछे हटे और अपनी आवाज़ सामान्य करने की कोशिश की। दरवाजे पर मिसेस स्टीवंस थी, चर्च की बुजुर्ग सदस्य, जिन्हें हर चीज़ की खबर रहती थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग रेवरेंड, कॉयर प्रैक्टिस आज भी 4 बजे है ना? एडवर्ड ने जवाब दिया, हाँ मिसेस स्टीवंस, हमेशा की तरह। एलेनर ने पीछे हटकर अपनी चीज़ें समेटी और मिसेस स्टीवंस की तरफ मुस्कुराकर बोली, मैं बाद में मिलती हूँ, मुझे कुछ तैयारियाँ करनी है। वो जल्दी से बाहर निकल गई। एडवर्ड ने खिड़की से देखा। एलेनर बाहर सड़क पर चली जा रही थी और हवा में उसकी स्कर्ट हल्की सी उड़ रही थी। उस पल एडवर्ड के चेहरे पर वही भाव आया, एक पवित्र आदमी का नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का जो किसी अंदरूनी संघर्ष से गुजर रहा हो। उसी शाम शहर के दूसरे छोर पर एलेनर का पति जेम्स मिल्स अपनी शाम की ड्यूटी के लिए निकल रहा था। घर के दरवाजे पर खड़ा होकर उसने कहा, डिनर मत भूलना, देर हो जाएगी। एलेनर ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। लेकिन वो जानती थी वो रात सिर्फ इंतज़ार के लिए नहीं थी। रात को जब सॉमरसेट में अंधेरा गहराने लगा, एलेनर चुपचाप घर से निकली। सड़कें खाली थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बिखरी थी। उसके कदम चर्च की ओर बढ़ रहे थे। पीछे कहीं एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई आई। वो रुक गई, पलट कर देखा, फिर चल दी, जैसे कोई तय कर चुका हो कि अब वो पीछे नहीं देखेगा। चर्च के पीछे, जहाँ छोटा सा बगीचा और रैरिटन नदी की ठंडी हवा आती थी, एडवर्ड पहले से इंतज़ार कर रहे थे। तुम आई? उन्होंने धीमे से कहा। मैं नहीं आती तो नींद नहीं आती, एलेनर ने जवाब दिया। दोनों बैठ गए। कुछ देर बातें हुई, घर, संगीत और वो सपने जो दोनों ने किसी को नहीं बताए थे। एलेनर ने कहा, कभी कभी लगता है ये सब बहुत गलत है, लेकिन फिर सोचती हूँ, अगर दिल गलत महसूस नहीं कर रहा तो क्या ये सचमुच गलत है? एडवर्ड ने धीरे से कहा, शायद हम बस वो ढूंढ रहे हैं जो बाकी सबने खो दिया है, समझना। एलेनर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। रात बढ़ती गई, चांदनी चर्च की दीवारों पर उतर गई और सॉमरसेट के ऊपर एक नया रहस्य जन्म ले चुका था। अध्याय 3। अक्टूबर की शुरुआत थी। सॉमरसेट की गलियां अब और ठंडी हो चुकी थी। सुबह के वक्त कोहरे की हल्की परत सड़कों पर तैरती थी और रैरिटन नदी का पानी नीले के बजाय अब धूसर दिखता था। चर्च के बाहर पत्ते गिरने लगे थे। हर दिन कोई न कोई उन्हें झाड़ता और फिर अगले ही दिन वही दृश्य दोहर जाता। पर इस बार हवा में कुछ अलग था। लोग धीरे धीरे कुछ बातें करने लगे थे। ऐसे नहीं कि सीधे सवाल पूछे, बल्कि आधे अधूरे वाक्यों में, जैसे किसी को परख रहे हो। एक रविवार की सुबह मिसेस स्टीवंस और मिसेस कारपेंटर दोनों चर्च के बाहर बेंच पर बैठी थी। तुमने सुना? मिसेस स्टीवंस ने धीरे से कहा। क्या? मिसेस कारपेंटर ने पूछा।
एलेनर और रेवरेंड हॉल बहुत वक्त साथ बिताते हैं। मिसेस कारपेंटर ने बोहे चढ़ाई। लोग कुछ भी कह देते हैं, हॉल तो बहुत अच्छा है। मिसेस स्टीवंस ने सिर झुकाया। हाँ, लेकिन सच और अफवाह में फ़र्क करना मुश्किल होता जा रहा है। उनकी नज़रें अनायास ही चर्च के अंदर चली गई, जहाँ रेवरेंड हॉल किसी पेपर में डूबे हुए थे और एलेनर दूर ऑर्गन बजा रही थी। दोनों के बीच कुछ शब्द नहीं थे, लेकिन जो लोग देखना चाहते थे उन्हें वही दिखाई दे रहा था, एक कहानी जो खुलकर कहीं नहीं जा सकती। उस शाम फ्रांसिस हॉल अपनी ड्राइंग रूम में बैठी थी। कमरा शांत था, पर अंदर कुछ बेचैनी थी। एडवर्ड अभी तक घर नहीं लौटे थे। उन्होंने नौकर से पूछा, रेवरेंड कहाँ है? मिसेस वो चर्च में थे, शायद देर हो जाएगी, नौकर ने कहा। फ्रांसिस ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखा। उनका चेहरा स्थिर था, लेकिन उंगलियां लगातार मोतियों की माला में घूम रही थीं। कुछ देर बाद उन्होंने माला टेबल पर रखी और धीरे से कहा, कभी कभी सन्नाटा भी बहुत कुछ बता देता है। दूसरी तरफ एलेनर जब घर लौटी तो जिम मिल्स डिनर पर बैठा था। उसने कहा, तुम फिर देर से आई। एलेनर ने जवाब दिया, कॉयर प्रैक्टिस लंबी हो गई थी। जिम ने सिर्फ सिर हिलाया। प्रैक्टिस हर दिन इतनी लंबी क्यों होती जा रही है? एलेनर ने नज़रें चुराई। हर दिन नहीं। कमरे में थोड़ी देर सन्नाटा रहा। जिम ने खाना खत्म किया और कहा, लोग बातें कर रहे हैं एलेनर, तुम सावधान रहना। एलेनर ने चौंक कर देखा। कौन सी बातें? बस वही चर्च वाली बातें। मैं जानता हूँ तुम ईमानदार हो, पर दुनिया को समझाना मुश्किल है। एलेनर ने धीमे से कहा, दुनिया हमेशा गलत समझती है। जिम ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर देखता रहा, जहाँ पेड़ के पीछे एक बिल्ली गुजरी और गायब हो गई। उस रात रेवरेंड हॉल देर तक चर्च में रुके रहे। किताबें बंद थीं, लेकिन मन खुला हुआ था, भरा हुआ एलेनर की यादों से। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। अंधेरा गहराता जा रहा था, सड़कें खाली थी और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें लगा कोई बाहर खड़ा है। वो धीरे से उठे, दरवाजे तक गए, पर बाहर सिर्फ पेड़ों की सरसराहट थी। उन्होंने हॉल की बत्ती बंद की और घर की ओर चल पड़े। पर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा उनकी मेज़ पर एक छोटा सा लिफाफा रखा है। कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, बस एक पंक्ति लिखी थी, हर पवित्र रिश्ता पाप नहीं होता, लेकिन हर पाप किसी न किसी को दिख ही जाता है। एडवर्ड ने वो कागज़ कुछ पल देखा, फिर मोड़कर जेब में रख लिया। रात के सन्नाटे में सोमरसेट अब वैसे शांत शहर नहीं रहा था जैसा कभी था। कहीं कुछ चल रहा था, नजरें, शक और अब किसी का इरादा। अध्याय 4। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता। सोमरसेट की सुबह अब पहले से ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। रैरिटन नदी से उठता कोहरा पूरे शहर पर किसी चादर की तरह फैल जाता था। गाड़ियों के हॉर्न दूर दूर तक दबे स्वर में सुनाई देते। लोग अपने कोट के कॉलर ऊपर कर चलते और जल्दी जल्दी घर पहुंचने की कोशिश करते, लेकिन उस मौसम की ठंडक से ज़्यादा ठंडी चीज़ अब शहर में थी, बातें। अब चर्च के लोग धीरे धीरे बातें करने लगे थे। जहाँ पहले मुस्कानें थीं, वहाँ अब आधी नज़रें थीं। एलेनर मिल्स जब रविवार को गाने के लिए मंच पर खड़ी होती तो उसे लगता जैसे हर आँख उसी पर टिकी हो। लोग सिर झुकाकर गीत गाते, पर उनके दिमाग में आवाज़ नहीं, सवाल चलते रहते। एक दिन जब कॉयर की प्रैक्टिस खत्म हुई, मिसेस स्टीवंस पीछे रह गई। वो एलेनर के पास आई और बोली, तुम्हारी आवाज़ तो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेवरेंड भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। एलेनर मुस्कुराई। थैंक यू मिसेस स्टीवंस। हाँ, पर ध्यान रखना डार्लिंग, मिसेस स्टीवंस ने धीरे से कहा। लोग बहुत जल्दी कहानी बना लेते हैं। एलेनर ने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। उसे अब चर्च में भी वो सुकून नहीं मिलता था जो पहले मिलता था। उस शाम एडवर्ड हॉल घर पहुँचे तो फ्रांसिस हॉल ड्राइंग रूम में बैठी थी। टेबल पर चाय रखी थी, लेकिन वो ठंडी हो चुकी थी। फ्रांसिस ने सीधे देखा और कहा, एडवर्ड, क्या तुम्हें लगता है लोग बेवकूफ़ हैं? एडवर्ड ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि पूरे शहर में बातें हो रही है।
तुम्हारे और उस क्वाइस सिंगर के बारे में, एडवर्ड ने शांत स्वर में कहा। फ्रांसिस, तुम अफवाहों पर ध्यान क्यों दे रही हो? फ्रांसिस ने हंसते हुए कहा, क्योंकि अफवाहें तभी फैलती है जब लोग उनके अंदर सच का अंश महसूस करते हैं। एडवर्ड ने कुछ नहीं कहा, बस चाय उठाई पर पी नहीं पाए। कमरे का माहौल भारी था। फ्रांसिस ने जोड़ा, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती एडवर्ड, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अगर कुछ है तो उसे ख़त्म कर दो, इससे पहले कि लोग इसे हमारे घर तक ले आए। एडवर्ड ने धीरे से सिर झुका लिया। उनकी आंखों में अपराध नहीं था, बस उलझन थी। अगले दिन चर्च के दरवाजे के नीचे एक नया लिफाफा फंसा मिला। इस बार उस पर कोई नाम नहीं था, पर शब्द तेज थे। सच्चाई कभी छिपी नहीं रहती। अगर वो नहीं रुके तो मैं सबको बता दूंगा। रेवरेंड हॉल ने वो खत पढ़ा। चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उन्होंने खत फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया, पर उनकी आंखें अब बार बार दरवाजे की तरफ जाने लगी। एलेनर को उन्होंने उस दिन मिलने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन दोपहर में जब वो अचानक चर्च आई तो एडवर्ड ने बस इतना कहा, एलेनर, कुछ दिनों तक मत आना, लोग अब ज़्यादा बातें कर रहे हैं। एलेनर की आंखें भर आई। मतलब हम अब नहीं मिलेंगे? एडवर्ड ने धीरे से कहा, कुछ समय के लिए नहीं, यही बेहतर है। वो चुप रही, सिर्फ ठीक है कहा और निकल गई। एडवर्ड ने खिड़की से देखा। एलेनर सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी, जैसे हर कदम के साथ कुछ पीछे छोड़ रही हो। रात के करीब 9 बजे एडवर्ड ने अपने घर के बाहर अजीब सी आवाज़ सुनी, कोई जैसे झाड़ियों में हिल रहा हो। वो बाहर निकले। आसपास अंधेरा था। हवा में पत्तों की सरसराहट, किसी के कदमों की गूंज। उन्होंने पुकारा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। बस कुछ देर एक साया हिला और गायब हो गया। एडवर्ड कुछ देर खड़े रहे, फिर अंदर जाकर दरवाज़ा बंद किया। उनका दिल अब तेज धड़क रहा था। वो अपने स्टडी रूम में गए, डेस्क पर रखे बाइबल को खोला और खुद से बुदबुदाए, हे ईश्वर, अगर ये पाप है तो मुझे सज़ा मिल जाए, पर उसे मत देना। उस रात सोमरसेट में किसी को नींद नहीं आई। कोई कुछ देख रहा था, कोई कुछ छिपा रहा था और कोई कहीं बदला सोच रहा था। अध्याय 5। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था। सोमरसेट की गलियां अब सुनसान और ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों से पत्ते लगभग झड़ चुके थे और हवा में हल्की सी सीलन थी। शहर में सब कुछ सामान्य दिखता था, पर जो लोग ध्यान से देखते थे उन्हें एहसास था कि कुछ गड़बड़ है। रेवरेंड हॉल पिछले कुछ दिनों से चर्च कम जा रहे थे। फ्रांसिस हॉल ने अब खुलकर उनसे बातचीत करना लगभग बंद कर दिया था। घर में 2 लोग रहते थे, पर बातचीत सिर्फ ज़रूरत भर की होती थी। चाय लोगे? हाँ। और फिर से सन्नाटा। एडवर्ड अक्सर अपनी स्टडी में देर रात तक बैठे रहते। एलेनर की यादें अभी उनके आसपास मंडराती रहती। उसकी हंसी, उसकी आवाज़, वो शब्द जो उन्होंने कभी ज़ोर से नहीं कहे। और फिर एक शाम एडवर्ड ने वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। वो खत, एलेनर, मैं जानता हूँ ये सब सही नहीं है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जिन्हें सही या गलत से नहीं मापा जा सकता। अगर तुम आज शाम 7 बजे रैरिटन के किनारे वाले रास्ते पर मिल सको, हम आखिरी बार बात कर सकते हैं। उसके बाद शायद मुझे सब कुछ छोड़ देना होगा। तुम्हारा एडवर्ड। एलेनर की तैयारी। शाम के करीब 6 बजे एलेनर ने घर में खाना बना लिया था। जिम मिल्स जल्दी निकल गया था किसी दोस्त से मिलने। वो किचन में खड़ी थी, चूल्हे की लौ धीमी कर रही थी और फिर आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में कुछ और, एक आखिरी बार देखने की चाह। उसने हल्का ग्रे कोट पहना, एक हैट पहनी और धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर ठंडी हवा थी, सड़कें लगभग खाली। दूर से चर्च की घंटी की आवाज़ आई। 7 बजने वाले थे। रैरिटन नदी के पास का रास्ता शांत था। चारों तरफ झाड़ियाँ और बीच में एक पगडंडी जो खेतों के किनारे तक जाती थी। एडवर्ड वहाँ पहले से थे, उनके हाथ में वही कोट जो हर रविवार पहनते थे। जब एलेनर पहुंची तो दोनों कुछ पल तक बस खड़े रहे, ना कोई मुस्कान, ना कोई औपचारिकता। एडवर्ड ने कहा, तुम आई? मुझे लगा शायद नहीं आओगी। एलेनर ने जवाब दिया,
ना आने की बहुत कोशिश की पर मन नहीं माना। दोनों धीरे धीरे चलने लगे। नदी के पानी में चांद की परछाई डोल रही थी। कुछ देर बाद एलेनर बोली, एडवर्ड, अगर लोग कुछ भी कहें तुम उन्हें समझाने की कोशिश मत करना। दुनिया की बातें कभी खत्म नहीं होगी। एडवर्ड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अब समझ गया हूँ। कुछ रिश्ते दुनिया के लिए नहीं बनते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठे हैं। एलेनर ने उसकी तरफ देखा। और अब मुझे सब साफ करना है, फ्रांसिस से, चर्च से और खुद से। एलेनर ने सिर झुकाया। तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है। एडवर्ड ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से उसका हाथ थाम लिया। हवा ठंडी थी। पेड़ों के बीच से कुछ हिलने की आवाज़ आई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूरी पर किसी की परछाई हिली। कोई पेड़ के पीछे खड़ा था, शायद बहुत देर से। एडवर्ड ने कुछ महसूस किया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ सिर्फ अंधेरा था। कोई है? उन्होंने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ झाड़ियों से आती हवा की सरसराहट। एलेनर ने कहा, चलो हमें लौटना चाहिए। एडवर्ड ने सिर हिलाया। दोनों नदी किनारे से मुड़कर जाने लगे, पर किसी ने उसी पल उनकी तस्वीर देख ली। दो आकृतियाँ चांदनी के साथ साथ चलती हुई। रात के लगभग 9 बजे एलेनर घर पहुंची। जिम पहले से वहाँ था। वो अखबार पढ़ रहा था। उसने बस पूछा, कहाँ गई थी? एलेनर ने सहजता से कहा, थोड़ा टहलने गई थी। जिम ने अखबार नीचे रखा। अकेले? हाँ, उसने कहा, बस हवा लेने। जिम ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वो यकीन नहीं कर पाया। उस रात सोमरसेट फिर शांत हो गया, पर वो सन्नाटा अलग था। ऐसा सन्नाटा जो आने वाले तूफान से पहले छा जाता है। और उस रात के बाद रेवरेंड हॉल और एलेनर मिल्स फिर कभी चर्च में नज़र नहीं आए। अध्याय 6। अगली सुबह 15 नवंबर 1922। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और हवा में ठंडक थी। सोमरसेट की एक और शांत सुबह थी, लेकिन उस दिन की सुबह वैसी नहीं थी जैसे बाकी दिनों की होती थी। करीब 7:30 बजे दो किशोर, हेनरी स्टीवंस और रेमंड श्नाइडर, नदी किनारे टहल रहे थे। वे आमतौर पर वहाँ मछलियाँ पकड़ने या पक्षी देखने आते थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। झाड़ियों के बीच कुछ सफ़ेद सा दिख रहा था, जैसे किसी के कपड़े। हेनरी ने कहा, वो क्या है वहाँ? रेमंड आगे बढ़ा, झाड़ियों को हटाया, और फिर वो दोनों कुछ सेकंड तक बस चुप खड़े रहे। ज़मीन पर एक औरत पड़ी थी। उसका चेहरा एक स्कार्फ से ढका था। पास ही एक आदमी का शरीर भी पड़ा था। उसका सिर झुककर साइड में पड़ा था और कोट आधा खुला हुआ था। दोनों बच्चों के हाथ कांप गए। रेमंड हकलाया, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। वो दौड़ते हुए शहर की ओर भागे। कुछ ही घंटों में वहाँ पुलिस, रिपोर्टर और लोगों की भीड़ जमा हो गई। लाशों के पास घास दब चुकी थी, जैसे वहाँ कोई बैठ रहा हो। पहली लाश रेवरेंड एडवर्ड हॉल की थी और दूसरी एलेनर मिल्स की। एडवर्ड का चेहरा गोली से छलनी था, 2 गोलियां माथे में और एक दाएं कान के पास। एलेनर के सिर में भी गोली लगी थी, पर उसके गले पर गहरे कट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि गोली के बाद किसी ने चाकू से उसका गला काटा हो। सबसे अजीब बात, एलेनर के गले के पास से उनके लव लेटर मिले, जो उन्होंने और रेवरेंड ने एक दूसरे को लिखे थे। कागज़ों पर खून के छींटे थे और उन पर लिखा था, योर्स फॉरएवर ई। सोमरसेट में सनसनी। सोमरसेट जैसे छोटे शहर में किसी ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। लोग चर्च के बाहर जमा थे। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था। क्या फ्रांसिस हॉल ने किया होगा, या शायद एलेनर का पति जेम्स मिल, क्योंकि दोनों को उनके अफेयर का पता था। अखबारों ने इसे हॉल मिल्स डबल मर्डर नाम दिया और अगले ही दिन ये खबर पूरे न्यू जर्सी में फैल गई। जब फ्रांसिस को पुलिस ने खबर दी, वो कुछ पल तक कुछ नहीं बोली। फिर बस इतना कहा, एडवर्ड अब शांति में है। कोई आंसू नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, सिर्फ ठंडा संयमित चेहरा। लेकिन जिन लोगों ने फ्रांसिस को करीब से देखा, उनका कहना था उनकी आंखों में एक पल को राहत सी झलकी थी। एलेनर के घर पर अलग ही माहौल था।
जिम मिल्स टूट चुका था। वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था। वो मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं उससे प्यार करता था। उसकी सास फ्लोरेंस मिल्स बार बार रो रही थी। वो इतनी बुरी नहीं थी, वो बस अकेली थी। मौके पर मिले कुछ सुराग। पुलिस ने कुछ अजीब बातें नोट की। रेवरेंड हॉल का चश्मा नहीं मिला। उनकी कोट की जेब से कोई पैसा नहीं लिया गया, यानी ये चोरी नहीं थी। जमीन पर किसी महिला की ऊंची एड़ी के जूते के निशान थे, लेकिन एलेनर के नहीं। और थोड़ी दूरी पर एक खून से सनसना हैंकरचीफ मिला, जिस पर F.H के अक्षर गड़े थे, यानी फ्रांसिस हॉल। एक और अजीब बात, जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने पाया कि हत्या रात के करीब 9 से 10 के बीच हुई थी। वही वक्त जब रेवरेंड और एलेनर की आखिरी मुलाकात हुई थी। मतलब कोई उनका पीछा कर रहा था, कोई जो पहले से जानता था कि वे कहाँ मिलने वाले हैं। अब सोमरसेट में कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। चर्च के लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। रातों को सड़कें खाली रहने लगी थी। बच्चे खेलने नहीं निकलते थे। हर कोई फुसफुसाकर बातें करता था। जिसने भी किया उसे पता था कि रेवरेंड बाहर निकले हैं। और इस तरह ये प्रेम कहानी जो कभी छिपकर शुरू हुई थी, अब एक खूनी रहस्य बन चुकी थी। अध्याय 7। हवा में अभी डर और चर्चा दोनों थे। हर घर में यही बात चल रही थी। किसने किया होगा? क्यों रेवरेंड और एलेनर को साथ मारा गया? पुलिस के पास सबूत कम थे, लेकिन शक करने वालों की लिस्ट लंबी। और उसी लिस्ट में सबसे ऊपर थे। जब पुलिस फ्रांसिस के घर पहुंची तो उनका बड़ा सा वाइट कॉलोनियल हाउस बिल्कुल शांत था। दरवाजे पर नौकर ने कहा, मैडम तैयार हो रही है। कुछ मिनटों बाद फ्रांसिस हॉल में आई, सजी सवरी, मोतियों की माला पहने, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। डिटेक्टिव ने पूछा, मिसेस हॉल, क्या आपको पता था रेवरेंड कल रात कहाँ गए थे? फ्रांसिस ने बिना झिझके कहा, वो एलेनर को उसके घर छोड़ने गए थे। उन्होंने मुझे बताया था। कितने बजे? करीब 7 बजे। और फिर? फ्रांसिस ने हल्का सा सिर झुका लिया। फिर वो वापस नहीं आए। उनकी आवाज़ में कोई टूटन नहीं थी, न कोई हैरानी, बस जैसे वो सब पहले से जानती हो। डिटेक्टिव ने नोटबुक में कुछ लिखा और फिर पूछा, क्या आप मिसेस मिल्स को जानती थी? फ्रांसिस ने मुस्कुरा कर कहा, वो चर्च में गाती थी, पर मैंने उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की। लेकिन घर के नौकरों ने पुलिस को बताया कि फ्रांसिस उस रात बहुत बेचैन थी। वो बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। करीब 10 बजे उन्होंने नौकर से कहा, अगर कोई पूछे तो कहना मैं सो गई हूँ। फिर घर का पिछला दरवाज़ा कुछ देर के लिए खुला था। डिटेक्टिव का शक अब गहराने लगा। एलेनर का पति जिम मिल्स तब टूटा हुआ लग रहा था। वो बहुत कम बोल रहा था, पर जब पुलिस ने पूछा, क्या आपको अपनी पत्नी के किसी संबंध के बारे में पता था? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, कुछ लोग बातें करते थे। मैंने सुना था रेवरेंड के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा था, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। फिर उसने धीरे से कहा, वो उनसे मिलती थी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। उसकी आवाज़ काँप रही थी, पर आंखों में कोई डर नहीं था, बस चोट। फ्रांसिस के 2 भाई हेनरी स्टीवेंस और विलियम स्टीवेंस अक्सर उनके घर में आते जाते थे। दोनों अपने बहनोई एडवर्ड हॉल को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। कहते थे वो फ्रांसिस का नाम खराब कर रहा है। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। हेनरी ने कहा, हमने रेवरेंड को कई बार चेतावनी दी थी कि वो मिसेस मिल्स से दूर रहें, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस ने पूछा, क्या आप लोग उस रात उसके पीछे गए थे? हेनरी का जवाब था, बिल्कुल नहीं, हम अपने घर पर थे। लेकिन कुछ गवाहों ने बताया उन्होंने स्टीवेंस भाइयों की कार उसी रात चर्च के पास देखी थी। अब सोमरसेट में हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था। लोग कहते फ्रांसिस ने पकड़ा होगा दोनों को एक साथ और गुस्से में गोली चला दी। कोई कहता नहीं, उसके भाइयों ने किया होगा ताकि फ्रांसिस की इज्जत बची रहे। और कुछ कहते जिम मिल्स ने बदले में दोनों को मार डाला। पर अफवाह के साथ कहानी और उलझती जा रही थी। पुलिस को अब कुछ और चीज़ें मिली। नदी किनारे झाड़ियों में एक खून से सना पत्ता, जिस पर किसी ऊंची एड़ी के जूते के निशान थे।
रेवरेंड हॉल का चश्मा, जो पहले गायब बताया गया था, अचानक फ्रांसिस के घर के अटारी में मिला, और वही हैंकरचीफ जिस पर F.H लिखा था, अब सबूत के तौर पर सील कर दिया गया। इन सब ने फ्रांसिस और उनके भाइयों को सीधे शक के घेरे में ला दिया। अब हर रविवार चर्च में कम लोग आने लगे। एलेनर की सीट खाली रहती थी और रेवरेंड हॉल का कमरा ताला बंद। लोग धीरे धीरे बोलते, जल्दी निकल जाते। कोई किसी से नज़र नहीं मिलाता था, क्योंकि अब किसी को नहीं पता था कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। एक दिन पुलिस ने फ्रांसिस और उनके भाइयों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। पूरा शहर जमा हो गया था। लोग फुसफुसा रहे थे, आखिरकार न्याय हो गया। लेकिन क्या सच्चाई सच में इतनी सीधी थी? अध्याय 8। 1926 का सर्दी का मौसम। 4 साल बीत चुके थे उस रात को, जब रेवरेंड हॉल और एलेनर मिल्स की लाशें मिली थी। शहर में अभी वो पुराने फुसफुसाहटें नहीं थी, लेकिन हर किसी के मन में सवाल था, किसने किया? और तभी एक नया मोड़ आया। एक महिला, जेन गिब्सन, जिसे लोग पिग वुमन कहते थे, अचानक सामने आई। वो नदी किनारे रहती थी और सूअरों को पालती थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने उस रात कुछ देखा था। उसके मुताबिक रात करीब 10 बजे उसने झाड़ियों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो बोली, मैंने देखा वहाँ 4 लोग थे। एक आदमी ने गोली चलाई और एक महिला चिल्ला रही थी, नहीं नहीं। फिर सब शांत हो गया। जेन ने बताया कि उसने उनमें से एक को पहचाना। वो फ्रांसिस हॉल थी। ये बयान सुनते ही पुलिस फिर सक्रिय हो गई। दिसंबर 1926 में फ्रांसिस हॉल और उनके 2 भाइयों हेनरी और विलियम स्टीवेंस पर हत्या का आरोप लगाया गया। पूरा न्यू जर्सी अब इस ट्रायल पर नज़र रख रहा था। रोज़ अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छपते, द लव ट्रायंगल दैट शॉक्ड अमेरिका। कोर्टरूम में सैकड़ों लोग आते थे। रिपोर्टर नोटबुक लिए हर बात लिखते, कुछ तो स्केचेस बनाते। फ्रांसिस के हाव भाव, उसके मोतियों के हार, उसकी शांत मुद्रा। ट्रायल के दौरान फ्रांसिस हमेशा सफ़ेद कपड़ों में रहती थी, साफ सुथरी, जैसे किसी प्रार्थना सभा में आई हो। उनका चेहरा ठंडा लेकिन स्थिर। जब गवाह उनके खिलाफ बोलते तो वो बस हल्का सा सिर झुकाती, फिर शांत होकर बैठ जाती। कई लोग कहते वो औरत लोहे की बनी है, लेकिन कुछ को लगता वो खुद को बचाने के लिए ये नकाब पहन रही है। सबसे बड़ी सनसनी थी जेन गिब्सन की गवाही। कोर्ट में भीड़ ठसाठस भरी थी। जेन स्ट्रेचर पर लाई गई। वो बीमार थी, लेकिन बोलने पर अड़ी हुई। जज ने पूछा, मिसेस गिब्सन, आपने क्या देखा? जेन ने गहरी सांस ली और बोली, मैंने फ्रांसिस हॉल को देखा। वो वहाँ थी, उनके भाइयों के साथ, और मैंने गोली की आवाज़ सुनी। कमरे में सन्नाटा छा गया। फ्रांसिस की ओर सबकी नज़रें मुड़ गई, लेकिन फ्रांसिस के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। फ्रांसिस के वकीलों ने जेन को झूठा साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, पिग वुमन ध्यान आकर्षित करने के लिए एक कहानी बना रही है। उसकी बातों में विरोधाभास है। वकीलों ने गवाहों को भी पेश किया, जिन्होंने कहा जेन उस रात अपने घर पर थी। कोर्ट में हंसी, फुसफुसाहट और तनाव सब एक साथ चल रहा था। हर दिन अखबारों में फ्रांसिस की तस्वीर छपती। कभी उसे द आइस क्वीन कहा जाता और कभी द वुमन हु न्यू टू मच। मीडिया इस केस को द मर्डर ऑफ द सेंचुरी कहने लगा। लोगों की भीड़ कोर्ट के बाहर इकट्ठा होती, जैसे किसी नाटक का शो देखने आई हो। अंतिम फैसला। करीब 1 महीने की सुनवाई के बाद जूरी ने विचार विमर्श किया और घंटों बाद फैसला सुनाया, नॉट गिल्टी। फ्रांसिस हॉल और उनके दोनों भाइयों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट में शोर मच गया। कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, और बस यही था अंत उस मुकदमे का। लेकिन सच में अंत हुआ? फ्रांसिस हॉल ने बाद में कभी उस घटना पर बात नहीं की। उन्होंने अपना घर बेच दिया और चुपचाप शहर छोड़ दिया। जिम मिल्स ने भी फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी और एलेनर की याद में अकेले जीवन बिताया। एडवर्ड और एलेनर की मौत का असली राज आज तक किसी को नहीं पता चला। सॉमरसेट की चर्च की वो बेंच आज भी खाली है, जहाँ कभी रेवरेंड बैठते थे। लोग कहते हैं रात में अगर चर्च की घंटी बजे तो समझो कोई वहाँ अभी जवाब ढूंढ रहा है। हॉल मिल्स मर्डर मिस्ट्री ने
सॉमरसेट और पूरे न्यू जर्सी के समाज को हिला दिया। ये सिर्फ हत्या की कहानी नहीं थी, ये प्यार, धोखा, शक और समाज की दृष्टि की कहानी थी। फ्रांसिस हॉल और उनके भाइयों को बरी किया गया, लेकिन लोगों के मन में सवाल अब भी जिंदा है। क्या सच में फ्रांसिस ने कुछ किया था? क्या जिम मिल्स ने सच में कुछ नहीं किया? या सच में ये सिर्फ एक ट्रैजिक लव स्टोरी थी जो गलत समय और गलत जगह पर ख़त्म हो गई? आज भी सॉमरसेट की चर्च की वो बेंच खाली है जहाँ कभी रेवरेंड हॉल और एलेनर मिल्स बैठते थे। उनकी यादें, उनकी चाहत और उनके रहस्य अभी भी हवा में तैरते हैं। इस केस ने मीडिया और समाज को ये सिखाया कि अफवाहें और शक कभी भी किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं, और प्यार अगर गलत नज़रों में पकड़ा जाए तो उसका अंत हमेशा दुखद हो सकता है। आपकी राय क्या है? क्या फ्रांसिस सच में दोषी थी या सिर्फ अफवाहों का शिकार हुई? क्या जिम मिल्स का इसमें हाथ था, या आप मानते हैं कि ये केवल प्यार और समाज की गलत फहमी का परिणाम था? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।